पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे डायमेंशन का डिफिनीशन और कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने का जो मेथड है वो सीखे थे। और उस मेथड के बेस पे डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा हमने कुछ लिखा था। इन सारी बातों को सीखने के बाद हम लोग डायमेंशन पढ़े, यूनिट पढ़े। अब हमें ये समझना होगा कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसका यूज क्या है इस जीवन में, उसका यूज क्या है। तो मैं अभी बताऊंगा आपको, चूँकि डायमेंशन पढ़े हैं तो डायमेंशन का यूज क्या है, हम इस यूज के बारे में इसका देखेंगे। यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन। इसका पहला यूज है क्या, इसका पहला यूज है कि ये यूनिट को कन्वर्ट करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ये यूनिट को कन्वर्ट करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। मीन्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को क्या करता है, चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहता है कि 1 न्यूटन इक्वल हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इक्वल हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, हम इसको कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये न्यूटन जो है वो फोर्स का एसआई यूनिट है। मतलब यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो फोर्स है। जो फोर्स हमारा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे। और डायमेंशन लिखने के बाद हम एक सिंपल फॉर्मूला का यूज करेंगे, N1U1 बराबर N2U2। इसको आप लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला N1U1 बराबर N2U2। N का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू
और यू का मतलब यूनिट। हमने बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली आप एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके लिए आपको दो चीज़ की आवश्यकता होगी। एक हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। एक हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या होगा, यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम और दूसरा हमारा सेकंड सिस्टम। ये पहला सिस्टम एसआई सिस्टम है और दूसरा सीजीएस सिस्टम है। मीन्स हमको एसआई सिस्टम से कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम से कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। तो हमने लिखा N1U1 बराबर N2U2। N1 का वैल्यू 1 है, इसको आप लिखेंगे 1 इंटू इसका यूनिट चाहिए, तो यूनिट के लिए डायमेंशन लिखेंगे तो यूनिट लिखा जाएगा। तो इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है M L T -2। ये हमारा फोर्स का डायमेंशन है। और चूंकि ये फर्स्ट सिस्टम में है तो सुविधा के लिए इसको नीचे स्क्रिप्ट में 1 लिख देंगे। M1 L1 T1 इक्वल N2 नहीं मालूम है, डायमेंशन तो वही होगा सेकेंड सिस्टम में भी, तो डायमेंशन को लिख देंगे M L T -2। सेकेंड यूनिट, सेकेंड और ये सेकेंड। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो लिखा जाएगा M1 L1 T1 डिवाइड बाई M2 L2 T2। इक्वल क्या बच गया राइट साइड में, N2 बच गया। राइट साइड में N2 बच गया, चूंकि ये आ गया डिनोमिनेटर में। इसको आप लिखेंगे बड़ा सिंपल तरीके से M1। M1 का मतलब आप लिखेंगे, एक बार हम थोड़ा सा इसको रीराइट कर लें। M1 बाई M2, बस रीअरेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। L1 बाई L2 T1 बाई T2। यहाँ पावर -2 है इसलिए -2 लिख देंगे, ये N2 के बराबर। अब क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट ये वाला वो एसआई सिस्टम है और एसआई सिस्टम में मास का यूनिट किलोग्राम होता है। तो मास का यूनिट किलोग्राम लिख देंगे, 1 kg डिवाइड बाई। सेकेंड सिस्टम में जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट, सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम होता है। L1 लेंथ की बात है और फर्स्ट सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर होता है। सेकेंड सिस्टम में लेंथ का यूनिट जो सीजीएस सिस्टम है
सेंटीमीटर होगा। और एसआई सिस्टम जो कि फर्स्ट सिस्टम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। सेकंड सिस्टम में भी जो एसआई सिस्टम है इसमें टाइम का यूनिट सेकंड होता है। अब हमको एसआई से कन्वर्ट करना है, मतलब केजी से कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो केजी को कन्वर्ट कर दें ग्राम में, तो एक केजी जो है 1 केजी में 1000 ग्राम हो जाएगा बाय 1 ग्राम। वन मीटर का मतलब इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड कैंसिल हो चुका, ये 1 का पावर -2 N2 लिखाएगा। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, इसका वैल्यू 1 होगा। ये अगर करोगे तो 10 पावर 5 इक्वल N2, यानी N2 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10 के पावर 5। तो लिख सकते हैं हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, दैट इज 1 न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 5 डाइन। ये हमारा निकल गया कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। आपसे बहुत तरह का सवाल इस पे पूछ सकता है। जैसे एक दूसरा सवाल देख लो कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा। 1 जूल में कितना अर्ग होगा। वन जूल इक्वल हाउ मच अर्ग। 1 जूल में कितना अर्ग होगा, इसको हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल काम करेंगे हम लोग। पहला चीज देखेंगे कि ये कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट जूल है। तो आप जानते हैं कि ये जो है वो एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है जो कि जूल है। तो एनर्जी मतलब एनर्जी एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी आया, तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी का जो है डायमेंशन लिखेंगे। तो यूज करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला N1 U1 इक्वल N2 U2। N1 U1 इक्वल N2 U2। N1 दिया हुआ है 1, इसका यूनिट जूल है मतलब एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हैं mL2 T-2 होता है एनर्जी का। चूंकि ये 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे बराबर। N2 मालूम नहीं है, U2 में बस वही डायमेंशन लिखेंगे, mL2 T-2, ये सेकेंड सिस्टम।
अब क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो लिखाएगा M2 L2 T2 -2 इक्वल N2। अब क्या है, बड़ा सिंपल बात है। क्या करेंगे, इसको एक बार इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। पहला जो सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम है, और ये सीजीएस सिस्टम है। तो फर्स्ट सिस्टम मतलब पहला मास का यूनिट लिखेंगे, तो मास का यूनिट हो जाता है केजी, किलोग्राम, तो इसको लिखेंगे 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम। सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। अब L1, तो L1 जो है लेंथ, लेंथ का यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर होता है, तो 1 मीटर लिखेंगे, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है। टाइम का तो यूनिट दोनों सिस्टम में वही रहेगा। अब क्या करना है, हमको दिमाग में यही रखना है कि एसआई सिस्टम से कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो एसआई से कन्वर्ट करना है सीजीएस में, मतलब किलोग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। किलोग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। तो इसको लिखेंगे बड़ा सिंपल तरीके से, 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, और ये हमारा हो गया 1 ग्राम। अब यहाँ फिर मीटर है, तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और ये नीचे जो है तो वही रहेगा, और ये तो हमारा कट चुका, इसका वैल्यू 1 आएगा। ये हमारा N2 लिखा जाएगा। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। जो न्यूमेरिक वैल्यू बचा वो 1000 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर, N2 का वैल्यू हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जीरो यहाँ से आएगा, 3 जीरो पहले से इधर है, 7 जीरो हो जाएगा, 10⁻7 N2 का वैल्यू आया। इसका मतलब लिख सकते कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो कहने का बड़ा सिंपल मतलब है, कितना अच्छा है कि आपको करता क्या है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज है इसका। इसका दूसरा यूज है, दूसरा का यूज है इसका कि ये जो है कोई भी गिवन फिजिकल रिलेशनशिप है वो सही है या गलत है, इसको वो चेक करेगा।
कोई फिजिक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है और वो फॉर्मूला गलत है कि सही है, हम लोग डायमेंशन का यूज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो इस यूज को जानने के पहले हमको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ाए थे उसमें भी दो तरह का होता है। एक होता है कांस्टेंट और वेरिएबल की बात हम लोग करते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब आप पढ़े होंगे कि ड्यूरिंग ऑपरेशन वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। ड्यूरिंग ऑपरेशन वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। और वेरिएबल का मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन वैल्यू ऑलवेज चेंजेस ड्यूरिंग ऑपरेशन, हमेशा वो चेंज करेगा। तो वेरिएबल दो तरह का होता है। एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल, दूसरा होता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। आगे कांस्टेंट पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट और एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जैसे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, ये सारा का सारा चीज़ जो है वो डायमेंशन लेस है। एक्सपोनेंशियल ई वो डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। लॉगरिदमिक फंक्शन जो लॉग होता है वह भी डायमेंशन लेस होता है। या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये भी जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो थोड़ा सा हम लोग कोई बात पढ़ लें इस चीज़ को और उसके बाद हम इसका सेकेंड यूज़ जो है वो करेंगे। तो सेकेंड यूज़ इसका हम करें उसके पहले एक चीज़ को हम लोग ध्यान दे दें, जानकारी ले लें, बहुत काम की चीज़ है। वेरिएबल दो तरह का होता है। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल का एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है कि स्पीड, बहुत सारा चीज़, वेलोसिटी, मोमेंटम, डायमेंशनलेस वेरिएबल एंगल। क्यों? क्योंकि एंगल जो होता है आर्क, एंगल को लिखते हैं क्या चीज? आर्क। ये आर्क, ये भी एक लेंथ है। अब बाई क्या? रेडियस। तो ये भी एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है। ये एल बाई एल, नो डायमेंशन। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। हम लोग कांस्टेंट की बात करेंगे। कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट का एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर ऑल कांस्टेंट बट
हैज डायमेंशन। ये सभी कांस्टेंट है लेकिन इसका डायमेंशन होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट 1 2 3 ई पाई लॉग, ये सारा चीज जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो ये हमको जानकारी जरूरी थी। अब इसके बाद हम लोग सेकंड इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे उसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। सेकंड इसका यूज क्या है कि ये जो है कोई फिजिकल रिलेशन सही है या गलत है उसको चेक करता है। इट इज यूज्ड टू चेक करेक्टनेस। इट इज used to check correctness of given physical relation। कोई गिवन फिजिकल रिलेशन सही है या गलत है इसको वो चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, S बराबर ut प्लस AT स्क्वायर, ut प्लस AT स्क्वायर, इसको चेक करना है। चेक करने का प्रोसेस क्या है, नियम क्या है, उसको जान लें हम लोग। हम लोग को जानना यही है, मतलब सिंपल चीज जानना है कि सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं, सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं और सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इक्वेट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछता है कि 3 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज, तो हम लोग उसका रिजल्ट बोलते हैं 5 मैंगोज। लेकिन अगर पूछे 3 मैंगोज प्लस 2 गेबाबा इक्वल 5 बोल सकते हैं? नहीं। 5 क्या? 5 उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 आम प्लस 2 अमरूद। 5 क्या लिखेंगे? 5 आम लिखेंगे या 5 अमरूद लिखेंगे? मीन्स इसको हम 5 नहीं बोल सकते। जब भी बोलेंगे तो 3 आम प्लस 2 अमरूद ही बोलेंगे, 3 मैंगोज प्लस 2 गवाबाज ही बोलेंगे। उसको हम लोग 5 नहीं बोल सकते। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि मैंगो एक अलग चीज़ है, गवाबा एक अलग चीज़ है। तो 2 अलग अलग चीज़ों को आप जोड़ नहीं सकते, 2 अलग अलग चीज़ों को आप घटा नहीं सकते। सेम फैशन में 2 अलग अलग चीज़ों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ जो संबंध हमारा दिया हुआ है, इस संबंध को देखिए। S रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, S मतलब डिस्टेंस, और ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि ये भी हमारा लेंथ होना चाहिए और ये भी हमारा लेंथ होना चाहिए। तो अगर इसमें इसका डायमेंशन और हाफ ये AT स्क्वायर का डायमेंशन, सबका डायमेंशन अगर बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तब तो ये सही है। अगर इक्वल नहीं आया, तो इक्वल नहीं आएगा तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखें इसको। यूजिंग
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि किसी भी गिवन फिजिकल रिलेशन में ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एस एल हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ यूटी, यू यहां रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब है तो वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी इनिशियल हो चाहे वेलोसिटी फाइनल हो, वो है तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन बताए थे आपको, क्या होता है एल टी -1, और फिर ये टाइम है तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा टी होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट मिलेगा वो एल मिलेगा। अब डायमेंशन किसका निकालना है, डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर। एटी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, तो ए हमारा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन हम बताए हुए हैं एल टी -2 होगा और ए टी -2। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सॉरी ये टाइम का पावर 2 होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एल आएगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि ईच एंड एवरी टर्म का जो डायमेंशन है, इसका भी डायमेंशन एल आया, इसका भी डायमेंशन एल आया और इसका भी डायमेंशन एल आया। इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है वो सही है, डायमेंशनली सही है, ये एक्चुअली सही नहीं है। एक्चुअल सही तब होता जब हाफ का यूज करते, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन फिजिकल रिलेशन, गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट, एक्चुअली करेक्ट नहीं है ये। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक बात ये समझ में आ रही है कि डायमेंशनली जो करेक्ट है वो करेक्ट हो भी सकता है और करेक्ट एक्चुअली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, चूंकि हाफ यहाँ पे आता, हाफ तो डायमेंशनलेस है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे नोट में एक लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ए डायमेंशनली correct equation a dimensionally correct equation may be correct but a dimensionally wrong equation must be wrong। स्पष्ट है कि अगर कोई गिवन फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली सही है
तो वो सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वो डायमेंशनली गलत है तो 100% गलत है। वो डायमेंशनली गलत हो गया, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी गलत है। हम लोग बात करेंगे तीसरा इसका यूज। इसका थर्ड यूज क्या है? आप लोग 2-3 सवाल हम लिख देते हैं, उसको बनाइएगा, चेक कीजिएगा कि सही है या गलत है। क्वेश्चन है, चेक the given check whether the given physical relation is dimensionally correct or wrong। पहला, v इक्वल यू प्लस ए टी। दूसरा, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा, f इक्वल m/a। where symbols have their usual meaning। ये v क्या कहेगा? फाइनल वेलोसिटी। u क्या कहेगा? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या कहेगा? एक्सीलरेशन। m क्या है? मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। v क्या है? वेलोसिटी है। r क्या है? रेडियस। ये यूज जो सिंबल्स है उसका यूजुअल मीनिंग है। वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, वेयर सिंबल्स has their usual meaning, हम लोग थर्ड यूज पढ़े, इसका तीसरा यूज क्या है? इसका तीसरा यूज बड़ा अच्छा है। थर्ड यूज क्या है इसका? है कि अगर कोई फिजिकल फेनोमेनन होती है तो उस फिजिकल फेनोमेनन में कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है और उन सब के बीच क्या संबंध है, इस बात को भी ये जो डायमेंशन है इससे हम पता लगा लेते हैं। इट इज यूज्ड टू establish relationship
among different physical quantities involved in a given physical phenomenon कोई फिजिकल घटना घटी, उस घटना में कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है और उसके बीच क्या संबंध है, इसको ये इस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सिंपल पेंडुलम की बात करें। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? एक सिंपल पेंडुलम में कुछ नहीं बड़ा, एक सिंपल सी बात, ये हमारा एक सस्पेंशन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एक स्ट्रिंग और एक बॉब। अब क्या है कि ये अभी फिलहाल इस पोजीशन में है, इसको अगर आप इधर ला के छोड़ दोगे तो यहाँ नहीं रुकेगा, ये फिर अगेन यहाँ पे आएगा और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ भी नहीं रुकेगा, ये फिर जो है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो मतलब कहने का मतलब बार बार जो है अपने जो मोशन है, जो इसका नेचर है, उसको रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो ये एक हमारा फिजिकल फेनोमेनन हुई, एक घटना घटी। ये एक भौतिक घटना है जिसमें एक सिंपल पेंडुलम को जब उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो ये जो है अपने नेचर को बार बार रिपीट करता है। तो इस फिजिकल फेनोमेनन के लिए मीन्स ये जो बार बार इस तरह से अपने नेचर को रिपीट कर रहा है, इसमें कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व तो है ही, उसके बीच क्या संबंध है, इसको जो है हम इसके हेल्प से इस्टेब्लिश कर लेंगे। मान लेंगे लेट टाइम पीरियड का मतलब यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया और फिर यहां से यहां आया। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन पहला क्या भाई, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरा मास ऑफ द बॉब का मास, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम कह रहे हैं कि ये जो घटना घट रही है इसमें इसका टाइम पीरियड जो बार बार आ रहा है जा रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? तो ये लेंथ स्ट्रिंग का, दूसरा इस बॉब का मास, और तीसरा जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन वो था, वो है और हमेशा रहता है, भले ही उसको आप देख नहीं पाते हैं इस नेकेड आई से, और वो क्या है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कहने का मतलब हुआ कि इसके टाइम पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर है तो हम कह रहे हैं कि इसमें लेंथ भी रिस्पॉन्सिबल है, इसका मास भी रिस्पॉन्सिबल है और एक्सेलरेशन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि T यानी टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर A, मास का पावर B और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग
स्मॉल जी बोलते हैं, ए जी का पावर सी। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और इसको लिखेंगे टाइम पीरियड को टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हटाएंगे कांस्टेंट से गुना कर देंगे, सम कांस्टेंट के लेंथ पावर ए, लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे तो लेंथ का डायमेंशन एल हो जाएगा। मास का डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल एम होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे कुछ भी हो, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो या सिंपल एक्सेलरेशन हो, है तो वो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा तब एल टी माइनस टू। इसको आप लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का डायमेंशन तो टी है ही, इसको आप लिख सकते हैं m0 L0 t इक्वल सम कांस्टेंट के L। देखो m पावर b है, L पावर कितना है, L पावर यहाँ a है और यहाँ पावर c है, तो L का पावर a प्लस c हो जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेशन में होगा, और टाइम का पावर -2c है। आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट m पावर b L पावर a प्लस c और t पावर -2c। अब क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड के इक्वेशन को देखेंगे, और इक्वेशन को देखने पे यहाँ भी m है तो यहाँ भी m है, यहाँ भी l है तो यहाँ भी l, यहाँ t तो यहाँ t। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो लाइक टर्म है उसके पावर्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स। इक्वेटिंग पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स वी गेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ 0 इक्वल b लिखेंगे, यानी b इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। a प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। और t का पावर 1 है यानी -2c का वैल्यू 1 होगा, इक्वेशन नंबर 3। तीनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मिलेगा ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट, क्या मिला मुझे, तो मिलेगा देखो भाई क्या, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू -1/2 आएगा, तो c का वैल्यू आ जाएगा -1/2। इस c का वैल्यू यहाँ पुट करो तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/2 और ये b का वैल्यू हमारा 0। इसको हम लोग क्या करें कि इस इक्वेशन में इसको हम इसको इक्वेशन नंबर a मान लें। उस इक्वेशन a में इसको हम a b c के वैल्यू को पुट कर दें। पुट करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो देखते हैं क्या मिलता है। तो क्या आएगा भाई, तो t इक्वल सम कांस्टेंट k इंटू लेंथ का पावर l का पावर a है ना, l पावर a, मास पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर c। ये t इक्वल आ जाएगा सम कांस्टेंट k और l का पावर a का पावर कितना है भाई, a जो है हमारा 1/2 है, b कितना है हमारा 0 है और c कितना है -1/2। इसको t इक्वल k l पावर 1/2 g पावर 1/2 और m पावर 0 1 हो जाएगा। ये t इक्वल सम कांस्टेंट k √l/g। यानी कहने का मतलब है कि इस फिजिकल फेनोमेनन के लिए मास का कोई रोल नहीं है। हम लोग जो मास को भी बेचारे को कह रहे थे कि नहीं तुम्हारा भी रोल है इसके टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ स्पष्ट आ चुका कि जो सिंपल पेंडुलम बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहा है उसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, जो एक चीज़ दिखाई दे रहा है वो लेंथ और दूसरा चीज़ जो नहीं दिखाई दे रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मास तो यहाँ प्रेजेंट है लेकिन इसका कोई रोल नहीं है।
तो यही हमको जो है इस डायमेंशन के हेल्प से हम लोग ये देखते हैं कि कोई फिजिकल फेनोमेनन हुई, उसमें उस घटना में कौन कौन वहाँ प्रेजेंट था और उन सब के बीच क्या क्या संबंध था। हम इन सारी चीज़ों को इसके हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे k का वैल्यू 2 पाई होता है एक्सपेरिमेंटली, लैब में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ तो k का वैल्यू 2 पाई आता है। और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको हम लोग लिखते हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटा G। तो टाइम पीरियड का हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू t इक्वल 2 पाई अंडर रूट L बटा G। मास कहीं नहीं आएगा, मास का कोई जरा का रोल ही नहीं था। इस तरीके से हम लोग डायमेंशन के यूज को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोगों को इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनाना है और इसका डायमेंशन का क्या क्या डिफेक्ट है हम लोग उसको देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे इसको सॉर्ट आउट करते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में देख लेंगे।